सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने इस चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें बताया था कि अगर आप लोग डीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं तो जल्द ही आप लोगों के लिए फ्री में ऑनलाइन क्लासेस लेके आएंगे अपने इस चैनल के ऊपर। जी हाँ, फ्री ऑनलाइन क्लासेस जिसके अंदर आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसी क्लासेस जहाँ पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएंगे, बिल्कुल निशुल्क क्लासेस रहने वाली हैं। वो आज हम उन क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों को पहले से सूचित किया था कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो से हम उस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए डीएड आईडीडी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आपने आज डीएड आईडीडी का एक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के नाम से जानते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इसे थेराप्यूटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान नाम से ये सब्जेक्ट है आपका। इस सब्जेक्ट को अपने करेंगे कवर पूरा का पूरा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर अपने यूनिट फर्स्ट को शुरू करेंगे। टोटल 5 यूनिट्स हैं आपकी पूरे सिलेबस के अंदर। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो 5-5 यूनिट्स का सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट की लगभग 5 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस की, डिप्लोमा वाले बच्चों की। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल थेरेपीज, उसको अपने शुरू करने जा रहे हैं। कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल थेरेपीज। क्लिनिकल थेरेपीज दोस्तों, जो क्लिनिकल थेरेपीज का कंसेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और क्या हम उसके बारे में समझते हैं, वो सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस पूरी सीरीज में। जो भी टॉपिक है उस पर एक वीडियो बना के कंप्लीट एक्सप्लेन किया जाएगा उसे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फ्री में निशुल्क पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा सकें, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा सकें। तो कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल थेरेपीज, चिकित्सीय उपचार की अवधारणा और समझ जिसे बोला जाता है, उसको शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है 1.1, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थेरेपीज फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ये आपका 1.1 आपका टॉपिक है, इसको अपने अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज से पीड़ित होते हैं या ग्रस्त होते हैं, ऐसे बच्चों में काफी सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इन कंडीशंस की वजह से उनकी जो फिजिकल अगर बात करें, इमोशनल अगर बात करें, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल अगर बात करें, या इसके अलावा अगर अपने बात करें इनकी जो कॉग्निटिव ग्रोथ होती है ना, वो सारी अफेक्ट हो जाती है। इन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में काफी सारी डिसेबिलिटीज, काफी सारी कंडीशंस इंक्लूड होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कौन कौन से बच्चे इसमें आते हैं? एएसडी वाले बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। एडीएचडी की अगर बात करें, आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में इनके बारे में पढ़ा होगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सीपी की अगर बात करें, सेरेब्रल पॉलिसी की बात करें, डाउन सिंड्रोम इसमें इंक्लूड हो जाता है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें इंक्लूड हो जाती है। काफी सारी डिसेबिलिटीज, काफी सारी कंडीशन इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं, जिनमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है बच्चों की, ये सारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की वजह से। थेरेपीज का क्या रोल होता है? थेरेपीज का काफी बड़ा रोल होता है। इससे उन बच्चों की जो स्पेशल नीड्स हैं, जो यूनिक नीड्स हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में विशेष है, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, उनकी नीड्स को एड्रेस करते हुए कुछ ऐसी चीजें करी जाती हैं जिसकी उनकी लाइफ सुधर सके, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इनहेंस हो सके। ठीक है, उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो प्रमोट हो सके, वो इंप्रूव हो सके।
तो ये सारी चीजें अपने पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनकी फिजिकल, अगर बात करें शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक या संज्ञानात्मक जो ग्रोथ होती है या इन तरह का जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, थेरेपीज के माध्यम से अपने क्या करते हैं, उनकी उनकी इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और उन पे कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी इन कमियों को कम करने की कोशिश की जा सके और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनकी जो लाइफ की गुणवत्ता है उसको बढ़िया की जा सके ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ सकें। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो कट जाते हैं दुनिया से, तो उन लोगों की स्पीच पे काम किया जाता है। ठीक है, उनको उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है ताकि वो भी लोगों के साथ जुड़ सकें अपना कम्युनिकेशन के थ्रू। ये जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपने। तो ये सारी चीजें अपनों को पढ़नी है दोस्तों। इसमें आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ थेरेपीज फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। जिन थेरेपीज की अपने बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को अपने पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले अपने ये पता होना चाहिए। तो थेरेपीज क्या चीज है? थेरेपीज का एम बताऊं क्या है कि जो बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले हैं उनमें कुछ इस तरह के इंटरवेंशन करने हैं। ठीक है, इंटरवेंशन करने हैं जिससे कि जो भी उनकी डिसेबिलिटीज हैं उनका पहले तो पता चले, उसके बाद उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, उनको कम किया जा सके। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें करी जाए जिससे उनका विकास इंप्रूव हो, जो दिव्यांगता है उसको कम करने की कोशिश की जा सके। तो हस्तक्षेपण है ये, जो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो कमी है, उस जो दिव्यांगता है उसमें हस्तक्षेप करते हैं अपने थेरेपीज के जरिए से। थेरेपीज क्या है? प्राइमरी अगर देखें तो जो उनकी जरूरतें हैं उनको एड्रेस करके जो उनकी डिसेबिलिटीज हैं उसमें हस्तक्षेप करना है, ये थेरेपीज हैं। ठीक है, जिससे उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट की जा सके, ओवरऑल उनका जो विकास किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, काफी बच्चों का कम्युनिकेशन वीक होता है तो उसमें उनको स्पीच के सेशन दिए जाते हैं। ठीक है, और कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सोशल स्किल्स सही नहीं होती, कईयों की मोटर स्किल्स अच्छी नहीं होती, कईयों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, बिहेवियर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, कईयों की कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर काम करना पड़ता है। तो ये सारी थेरेपीज का मेन टारगेट यही है कि जो उनकी डिसेबिलिटीज है उनको इंटरवेन किया जाए, उनमें हस्तक्षेपन किया जा सके। तो थेरेपीज देता कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थेरेपी तो ठीक है, पता लग गया, जो डिसेबिलिटी है उन्हें आप देख पा रहे हैं, उनको आप हस्तक्षेप करेंगे। क्या कोई भी थेरेपी दे सकता है? नहीं, उन उसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। आप लोग अपने काम में प्रोफेशनल हैं, थेरेपीज देने के लिए थेरेपी देने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? स्पीच थेरेपिस्ट हो सकते हैं। अगर बात करें, आप लोग अभी सुनते होंगे स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद बात करें स्पेशल एजुकेटर तक थेरेपीज दे देते हैं, स्पेशल एजुकेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन थेरेपीज क्या है कि therapies for children with developmental disabilities refers to variety of interventions aimed at addressing the challenge and promoting the development of children facing these conditions। जो भी चैलेंज वो फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करके उनको इंटरवेन करें। ठीक है, और उनके विकास को प्रमोट कर सकें, ये थेरेपीज होती हैं। इन्हें दे कौन सकता है? प्रोफेशनल्स दे सकते हैं, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, या फिजियोथेरेपिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर्स हो, ऑडियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि इन थेरेपीज की नीड क्या है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि थेरेपीज होती हैं वो अपने दे सकते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा। ठीक है, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, ये सारी चीजें अपने डिस्कस कर ली। अब ये थेरेपीज उन बच्चों को देनी क्यों पड़ती हैं? क्या क्या नीड्स हैं, क्या जरूरतें हैं?
जरूरतें अपने आप हैं। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, उनको अलग से ये सेशन ना देने पड़े तो भी वो उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आराम से अपना पढ़ते हैं, आराम से सोशल होते हैं, दोस्त बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनका विकास भी होता है, चाहे वो भावनात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, ठीक है, हर तरह से ग्रो करते हैं वो बच्चे। लेकिन डिसेबिलिटीज होने की वजह से इन जो CWSN बच्चे हैं या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनमें थोड़ी ये कमी आ जाती है कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर अपने आप नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस चीज की वजह से उनका एकेडमिक अगर परफॉर्मेंस की बात करें वो पुअर हो जाती है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन उनका प्रॉपर नहीं हो पाता, या वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाते। इन चीजों में वो ना फंसे और उनका भी अच्छे से विकास हो, इन सभी चीजों के लिए अपने थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, ताकि जो भी वो चैलेंज फेस कर रहे हैं उन चैलेंज को अपने समझें, उनको इंटरवेन करें और उनके विकास के लिए काम कर सकें, उनका विकास कर सकें, उनकी जो दिव्यांगता वर्ष हो रही है, बैड से वर्ष कंडीशन में जा रही है, उसको रोका जा सके जहां तक भी वो गई है उससे, और वो ज्यादा वर्ष कंडीशन में ना जाए और उसका विकास हो। इवन मान लो बच्चा कोई नहीं बोल पा रहा, तो अपने थेरेपी सेशन दे दे के अपने क्या करते हैं कि उसको बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो कंडीशन वर्ष तो नहीं होने देंगे, उससे बेटर करने की कोशिश करते हैं। इन सभी कारणों की वजह से अपनों को थेरेपीज देने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थेरेपीज फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ये आपका नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक आ जाता है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो चिल्ड्रन है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले, उनमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं जो अपने को याद करने होंगे अपने अपने एग्जाम में। वो पॉइंट्स लिख के उसके अंदर अपने को एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो ये प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ को, ठीक है, प्रमोट मेंटल हेल्थ को। काफी सारे पॉइंट्स हैं, आपको याद भी करने होंगे और एग्जाम में अगर आया तो डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। जो थेरेपीज होती हैं वो हेल्प करती हैं कि जो बच्चे हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले, या जो भी है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही सही हो सके, वो उस चीज पे ध्यान देती हैं। जो चीजें वो फेस करते हैं, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, या इमोशनली वो हर्ट रहते हैं, इन सारी चीजों को वो दूर करने की कोशिश करती है जो थेरेपी होती हैं, जिससे उनकी जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है वो प्रमोट होती है। तो क्या ऐसा किया जाता है इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहती है। इनमें अगर बात करें रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, मान लो योग कराते हैं। योग से क्या होता है कि आपकी मेंटल पावर सही रहती है, आप मानसिक रूप से आप स्वस्थ फील करते हैं। तो काफी सारी टेक्निक इसके अंदर करवाई जाती हैं जिससे वो माइंड एक स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहना शुरू करता है। तो मेंटल हेल्थ को अपने प्रमोट कर सकते हैं किसकी किसकी बदौलत, थेरेपीज की बदौलत, ठीक है। तो थेरेपीज फर्स्ट पॉइंट आपका अगर आ जाए तो आपने लिखना है कि प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ को, ठीक है। जितने भी विकार होते हैं उन सारों को दूर या कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपने, इम्प्रूव करती है रिलेशनशिप्स, इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। जो थेरेपीज हैं वो फोकस करती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन पे, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन, इस पे फोकस करती हैं, जिससे क्या है कि जो बच्चा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकता है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ, ठीक है। क्योंकि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनका इंटरेक्शन कम होता है अपने आसपास वालों के साथ। लेकिन अगर उनको अपने इंटेंसिव थेरेपीज देते हैं तो उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, जिससे वो अपने साथियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें अपने, और इसका क्या फायदा है, पर्सनल डेवलपमेंट।
दोस्तों जो थेरेपीज होती हैं उससे जो बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, उसकी जो पर्सनल जो व्यक्तिगत विकास है वो बड़ा अच्छे अच्छे से होता है। उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि इन जो थेरेपीज की बदौलत, इन टेक्निक्स की बदौलत उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उस पे उसको लेके जाया जाता है। उनकी जो ताकत है वो उनको दिखाई देती है कि आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजों पे काम किया जाता है, जिससे उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है। मान लो कोई बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा, वो अकेला बैठा है, सोशल नहीं है, उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो कुछ किसी कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा। अगर अपने उन पे काम करना लगे, अपने काम करने लगे, उनको कंसेप्ट क्लियर होने लगे, वो इंटरेक्शन भी करना शुरू कर दे, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इंप्रूव हो, तो उसका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी थेरेपी की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है प्रमोटिंग कोपिंग स्किल्स। जो आपकी कोपिंग स्किल्स होती है ना, इसको प्रमोट करती है। कैसे करती है? कि जो आप बच्चे हैं स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, या फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, या चैलेंजिंग सिचुएशन है, उनको अच्छे से मतलब फेस नहीं कर सकते, अगर इन बच्चों को अपने थेरेपीज देते हैं, तो वो क्या है कि इन सारी कंडीशन को अच्छे से मैनेज करने की उनमें एबिलिटी आ जाती है। मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, फ्रस्ट्रेशन को, या चैलेंजिंग सिचुएशन को इजीली। ठीक है। कैसे? बाय लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। मतलब कोई भी समस्या आपके सामने आई है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों को वो सीखते हैं। ठीक है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे उन्हें रेगुलेट करके रखना है, इन सारी चीजों की वजह से। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो कोपिंग स्किल्स है उसको भी इंप्रूव करती हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आ जाता है चेंजिंग अनहेल्दी पैटर्न। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चों का अनहेल्दी पैटर्न होता है, जो थेरेपीज हैं वो हेल्प करती हैं कि पहले तो उसे आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जो टेक्निक्स होती हैं उसके द्वारा उस अनहेल्दी पैटर्न को, उस अनहेल्दी तरीके को बदलने के लिए काम किया जाता है। ठीक है। जो अनहेल्दी पैटर्न है उसको मॉडिफाई किया जाता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के साथ। ठीक है। अपने बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, ऐसे ऐसे बिहेवियर या ऐसे थॉट्स जो उस बच्चे को बेकार कंडीशन में लेके जाएं, उनको मॉडिफाई कर दो। ये सारा काम थेरेपीज की मदद से किया जा सकता है, जिससे जो उनका अनहेल्दी पैटर्न है वो रिमूव होता जाता है। उसके बाद थेरेपीज की क्या इंपॉर्टेंस है? थेरेपीज गाइड करती है, किन्हें गाइड करती है? पेरेंट्स को। ठीक है। अपने इसे बोल सकते हैं प्रोवाइडिंग पेरेंटिंग सपोर्ट। प्रॉपर अगर पॉइंट इसे लेंगे ये लोग, प्रॉपर पॉइंट में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे, प्रोवाइडिंग पेरेंटिंग सपोर्ट। दोस्तों जो डिसेबल बच्चा है वो कुछ टाइम के लिए स्कूल में होगा या थेरेपी सेंटर्स में होगा, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास होता है। तो जो थेरेपीज है ना, वो ना कि स्टूडेंट के ऊपर ही काम करती हैं, बल्कि जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देती हैं उन डिसेबल बच्चों के माता पिता को, जो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। ठीक है। तो उनको कैसे केयर करनी है, उनकी कैसे उन्हें गाइड करना है बच्चों को, वो ये सारी चीजें थेरेपीज की मदद से उनके पेरेंट्स को गाइडेंस भी मिलती है। ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड होती है, उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते हैं, जिससे जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी नीड्स को और सही तरीके से वो समझ सकें और उनके ऊपर और अच्छे से काम कर सकें। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस किसकी? थेरेपीज की। थेरेपीज क्यों जरूरी है, उनके लिए ये जरूरी पॉइंट्स हैं। दोस्तों जो थेरेपी होती है वो स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ऐसे बच्चे जो विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। किसकी बदौलत? इन थेरेपीज की बदौलत। इन थेरेपीज की वजह से उनमें जो कौशल आता है उससे अपना वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है। जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, मान लो वो ना किसी से बात कर रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, वो एकदम अकेले खोए पड़े हैं, लेकिन अगर उनको इंटरवेन करके, उनकी डिसेबिलिटीज को इंटरवेन करके उनको कुछ सिखाया जा सके, तो वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन निर्वहन आसानी से हो सके। उसके बाद एक जो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी है कि इंटरवेंशन भी हो सकती है, अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है। अगर
डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे को थेरेपीज देते हैं तो जो उसकी डिसेबिलिटीज है उसकी जल्दी ही पहचान हो जाती है, उसके बाद उसका जल्दी ही हस्तक्षेप में शुरू हो जाता है। जिस भी कंडीशन में उसकी दिव्यांगता है उससे वर्स कंडीशन ना हो सके, इसके लिए टाइम पे कुछ चीजें एग्जीक्यूट की जा सकती हैं जिससे उस बच्चे को बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ, अपने बात करें थेरेपीज के बारे में बात करते हैं कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको थेरेपीज देनी क्यों जरूरी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, प्रमोटिंग कोपिंग स्किल्स के लिए, ठीक है, उसके अनहेल्दी पैटर्न को दूर करने के लिए, जो पेरेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, और उनके अर्ली इंटरवेंशन के लिए। उसमें आप और भी काफी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आप देखना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। कैसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें मैं अगर 9th पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो एजुकेशन में असिस्टेंट, एजुकेशन में असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, जो थेरेपीज है उसकी बदौलत जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है वो उसकी शिक्षा में सुधार हो सकता है। ठीक है, उसको उसमें हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें उनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है इसकी मदद से, फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, फिर उसकी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इमोशनल और उनके बिहेवियर हेल्थ को सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों काफी सारे पॉइंट्स इसमें और भी बन सकते हैं जो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज ये जो सारी चीजें अपन डिस्कस करी, ये इस डिस्कशन में आपकी जो यूनिट 1.1 है, ठीक है, वो जो यूनिट 1 का 1.1 टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थेरेपीज फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कवर हो चुका है। तो आप आज इस क्लास से एक अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जो थेरेपेटिक सब्जेक्ट का, या अगर बात करें चिकित्सा विज्ञान सब्जेक्ट का पहली यूनिट का पहला टॉपिक इसमें समाप्त हो चुका है। अब आप लोग बात करेंगे कि हमने एक टॉपिक कर लिया लेकिन हमें इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आप लोगों के लिए एक वेबसाइट हमारी है thespecialteacher.in। इस पे DIDD नोट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट का जो 1.1 टॉपिक है वो पूरा नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो चीजें छूट गई हैं उनको उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो इस पे आपको अच्छे से लिखने के लिए आपको पूरा कंटेंट मिल गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लगा हुआ है, आप इसे जिस मर्जी लैंग्वेज में चाहो ट्रांसलेट कर सकते हो। आप चाहे अरेबिक में पढ़ना चाहो अरेबिक में पढ़ो, ठीक है, चाइनीज में पढ़ना चाहो चाइनीज में पढ़ो, जिस भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी, पंजाबी, ओडिया, गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना चाहते हैं आप ट्रांसलेटर का यूज करके इसे पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी और फर्स्ट क्लास थी इस टॉपिक पे ऊपर या इस कोर्स के ऊपर। तो आगे भी अपने क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप इन क्लासेस का फायदा ले सकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।